अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा? तो अभी तक हमने पहले पॉइंट के तौर पे देखा क्या, बेसिक ऑफ नेटवर्क। क्या देखा? बेसिक ऑफ, नहीं नेटवर्क क्यों जाएंगे हम लोग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ा था हमने? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक हमने किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा? विंडोज़। किसके बारे में पढ़ा? विंडोज़ के बारे में। और विंडोज़ के कुछ हमने टूल्स के बारे में पढ़े, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? टास्क मैनेजर के बारे में। दैन किसके बारे में पढ़ा? टास्क मैनेजर के बाद नोट पैड के बारे में पढ़ा। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? MS पेंट के बारे में पढ़ा। और कुछ नो। अभी विंडोज़ की कहानी कंप्लीट होती है और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शायद पढ़ा होगा तो डॉस पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? डॉस। अब डॉस में भी हमने कुछ कमांड्स पढ़े होंगे, कुछ हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड पढ़ा होगा। और कमांड के बाद हमने पढ़ा होगा बैच स्क्रिप्ट। क्या पढ़ा होगा? बैच स्क्रिप्ट के बारे में, है ना। और जब ये भी हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे हम? अब हमारा शुरू होगा ऑफिस का पार्ट। क्या शुरू होगा? ऑफिस का पार्ट। और ऑफिस में सबसे पहले हम लोग काम सीखेंगे किस चीज़ का? डॉक्यूमेंटेशन का काम सीखेंगे। पहले काम किसका सीखेंगे हम? डॉक्यूमेंटेशन का काम सीखेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग किसका यूज़ सीखेंगे? MS वर्ड का। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किसका सीखेंगे हम? MS वर्ड का यूज़। अब बताओ कि क्या बता दें। ये तो अभी तक का रोड मैप रहा। अगर वर्ड शुरू करेंगे तो ऑफिस शुरू करें। बड़ा टॉपिक है और मेन टॉपिक है। हाँ, जिसका डॉस छूट गया है उसको हम सैटरडे को कवर कर देंगे। सैटरडे के लिए हम लोग शेड्यूल कर लेते हैं, डॉस पढ़ेंगे उस दिन। तो अभी हम लोग MS वर्ड पढ़ें। अब देखो, MS वर्ड से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे हमारा बेसिक क्वेश्चन कुछ तो बनेगा, लाइक MS वर्ड है क्या, MS वर्ड क्यों हम यूज़ करेंगे, और MS वर्ड में क्या काम हमें करना सीखना हो। ये 2-3 क्वेश्चन तो हमारा बेसिक बनता है। क्या देखा जाए इन सारे बेसिक क्वेश्चंस को? तो ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MS वर्ड है क्या। तो आप क्या बोलोगे? MS वर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। चलो ऐसा लिखते हैं, पहले व्हाट लिख देते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। MS वर्ड है क्या? MS Word is one of the most popular and widely used documentation application. वो किसका पार्ट है? MS Office का। MS Word is one of the most popular and widely used documentation software that is part of MS Office. All tasks related to text and image processing will come under documentation. So
मैंने इसको थोड़ा और एलिब्रेट कर दिया. All tasks related to text and image processing will come under documentation. So from a normal letter writing to book publishing, all will come under documentation. एक नॉर्मल लेटर लिखने से लेकर के बुक लिखने तक का सारा काम किस में आ जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन. बिकॉज इसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों का वर्क होता है, दोनों की प्रोसेसिंग होती है. तो डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है, समझ में आया? अच्छा पहले लिख लीजिए, फिर बताते हैं. कुछ फास्ट हुआ? थोड़ा रिफ्रेश करके हम ले रही हूँ जाना तो मतलब कर दी.
ज़्यादा पीछे नहीं ना हुए आप लोग? नो सर, आपके साथ। साथ में?
नहीं, वो पैक कर देता हूँ। MS Word में लिखी और सही होगा। ठीक है, और ऊपर कंट्रोल तब यहाँ तक सही है। एक्स हो गया सर। ये सर आप लिखिए। येलो बटन को साथ में क्लिक करिए। हाँ ग्रीन वर्ड ये था ग्रीन वर्ड चालू आइए इसमें जो लिखेगा ऑटो करेक्ट सीक्वेंस नंबर देना पड़ता है, वो भी नहीं देना पड़ेगा। दो बटन दूसरा एंटर करते जाइए ऑटोमेटिक हो जाएगा। नोटपैड टेक्स्ट से सीधा कोई फॉर्मेटिंग नहीं। अभी तो उनको लगता है सर कम पड़ जाएगा। कम पड़ेगा। अल्फाबेट का कम पड़ जाएगा। फिर सर क्या यूज करेंगे? सर A1 स्टार। A1 ना सर स्टार। यहाँ तक हुआ सभी का यस सर। पेज सेटअप। जबकि मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसीलिए सबको टाइपिंग करवाते हैं। अच्छा, क्या बाकी रहा है बताओ ना, कहाँ तक? अभी मैं L पे हूँ। ना कुछ है? अच्छा चलो कोई नहीं। सर हो गया हाँ, L से करना है। सर आप लिखिए। हो गया सर।
ज़्यादा नहीं लिखते, ठीक है। सर ज़्यादा नहीं। बहुत कम सर। आज का मेहनत कल का आराम होगा। पूरे वर्ड का नोट्स हमने कैसे? लिख लिया। अब मुझे सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकली देखना है। अब समझ लेते हैं पहले हर एक ऑप्शन को। क्या कुछ बोलना? क्या हो? फोटो हो गया या लिख लिया? हो गया सभी का? चाहे फोटो लेना हो या लिखना हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो हमने पहला पैराग्राफ क्या लिखा है MS वर्ड के बारे में कि ये सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। अब डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? तो एक नॉर्मल लेटर लिखने से लेकर के बुक बनाने तक का जो भी काम हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक नोट्स तैयार करना है, वो मैं कर सकता हूँ। मुझे कोई हैंडबिल बनाना है, मुझे कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, मुझे कोई लोगो बनाना है। ये जितने भी काम जिसमें कि टेक्स्ट और इमेज दोनों को यूज़ किया जा सकता है एक साथ या अलग अलग, वो सारा काम डॉक्यूमेंटेशन का काम है। और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारा काम हम कहाँ कर सकते हैं? MS वर्ड में कर सकते हैं। और कहा जाए कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई एप्लीकेशन यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए, वो MS वर्ड है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने वही लिखा, MS वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। और MS ऑफिस का एक पार्ट है। हमने पढ़ा है कि MS ऑफिस में कितना एप्लीकेशन होता है। पढ़ा कि आप लोग जब इंक्वायरी भी करने आए होंगे तो भी मैं बताया होगा। मेरे हैंडबिल में भी वो है क्या, 5 एप्लीकेशन, याद है कि नहीं? नहीं, वो रखी है, उसमें भी होगा 5 एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड आउटलुक। तो वही बात हमने लिखा है कि MS वर्ड सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस का एक पार्ट है। फिर हमने क्या लिखा है? ऑल टास्क रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इमेज प्रोसेसिंग। मतलब इमेज और टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट तो समझते हैं, जैसे ये सब क्या है, टेक्स्ट है या इमेज है? टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट और इमेज से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं वो सब किस के अंतर्गत आता है? डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो वही बात हमने लिखा है, ऑल टास्क रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इमेज प्रोसेसिंग विल कम अंडर डॉक्यूमेंटेशन। सो फ्रॉम अ नॉर्मल लेटर राइटिंग टू बुक पब्लिशिंग ऑल विल कम अंडर डॉक्यूमेंटेशन। एक नॉर्मल आप लेटर लिख रहे हो, कोई बायोडेटा आप बना रहे हो, कोई आप बुक बना रहे हो, ये सारा काम किसके अंतर्गत आएगा? अब इसके बाद आप कोई सर्टिफिकेट प्रिपेयर करोगे, वो भी किस में आएगा? कोई एक्सपीरियंस लेटर बनाते हो, ये सब किस में आएगा? कोई कोटेशन तैयार करते हो, ये सब किस में आएगा? डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। अब आगे हमने लिखा है कि MS वर्ड इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसका जवाब इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है। तो हमने लिखा है MS वर्ड प्रोवाइड ऑल फीचर्स एंड टूल्स दैट हेल्प अस टू क्रिएट एन इफेक्टिव लुकिंग डॉक्यूमेंट इन लेस टाइम। MS वर्ड हमें वो सारे फीचर्स, वो सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी सहायता से हम कम से कम टाइम में एक इफेक्टिव लुकिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। फिर क्या लिखा गया है?
देर आर सेवरल फीचर्स ऑफ MS वर्ड इन विच सम ऑफ दिस आर। किसी के पॉपुलैरिटी के पीछे मेन वजह क्या होता है? उसकी खासियत, उसकी विशेषता। तो MS वर्ड की क्या खासियत है अगर वो बोला जाए, और आपको अगर 5 ही फीचर बताना हो तो 5 क्या क्या फीचर बताओगे? ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना हो आपको किसका? MS वर्ड का, तो उसमें पहला फीचर बताना ये मेल मर्ज। क्या बताना? मेल मर्ज। मतलब MS वर्ड का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो क्या है? मेल मर्ज। सेकंड बताना मैक्रो। क्या बताना? मैक्रो बताना। थर्ड क्या बताना है? फॉन्ट एंड स्टाइलिंग। क्या बताना है? और थर्ड क्या बताना है? पेज सेटअप एंड पेज फॉर्मेटिंग। हाँ, फोर्थ है ना। और फिफ्थ क्या बताना है? फिफ्थ बता देना है आपको इसका प्रिंटिंग। क्या? प्रिंटिंग एंड मेलिंग। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, मेनली करना क्या है? पहले मुझे डिज़ाइन करना है। पहले क्या करना है? डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन अगर एक बार हो गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है? इसका सेटअप कर लेना है। सेटअप के बाद फिर क्या करना है? प्रिंट करना है या किसी के साथ शेयर करना है। काम तो यही करना होगा। अब अगर हम सारे फीचर्स की बात करें तो हमने पहला फीचर क्या लिखा है इसका? ऑप्शन। ऑप्शन क्या अलाउ करता है मुझे? ऑप्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम MS वर्ड के फीचर्स को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज। मुझे ये फीचर X नहीं चाहिए, फीचर Y चाहिए, तो X को हटा के हम Y को ला सकते हैं। Y नहीं चाहिए, मुझे G चाहिए, तो Y को हटा के G को ला सकते हैं। ये फैसिलिटी मुझे कौन देता है? तो है काम का। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप MS वर्ड को कस्टमाइज करना चाहते हो तो किसकी हेल्प लेना पड़ेगा मुझे? ऑप्शन का। समझ में आया ये पॉइंट? नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट। जैसे नाम में ही सब कुछ छुपा है, नहीं, ऑटो करेक्ट नाम में ही छुपा है। अगर हमने कुछ फ्रिक्वेंटली टाइपिंग स्पीड की वजह से कुछ हम लोग गलती करते हैं, जैसे मुझे लिखना होता है IS, हम लिख बैठते हैं SI, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलता, खुद ब खुद वो सुधार देता है, तो क्या बोलेंगे इसे? ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट हमें ये भी अलाउ करता है कि मान लो किसी पैराग्राफ को या किसी कोटेशन को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो बार बार उस पैराग्राफ या कोटेशन को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसका पहला लेटर लिखो, स्पेस बटन दबाओ, पूरा का पूरा पैराग्राफ को खुद ब खुद लिखो। ये पॉइंट समझ में आया? इसमें टाइम बचेगा, पूरा लिख दे। अगर चाहते हो कि एक बटन मैं प्रेस करूं और पूरा पेज लिख दे, वो भी लिख देगा। तो बेसिकली जैसे कि खास तौर से जब हम कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं तो सिग्नेचर के लिए यूज़ करते हैं इसको, डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। अगर हम कहीं कोई लेटर इशू कर रहे हैं तो जो हमारा डिक्लेरेशन होगा, जो प्रोटोटाइप होगा, उसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब जिसे हमें ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट में लिखना है तो उसके लिए क्या बना करके रख लेंगे? ऑटो करेक्ट एंट्रीज करके रख लेंगे। आगे बढ़ा जाए? समझ में आया थोड़ा बहुत? अब इसके बाद फिर क्या है? इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से क्या होने वाला है? पढ़ने के बाद समझ में आया? 10% भी क्या? बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यूज ना करे। हमारा डॉक्यूमेंट है तो हम जिसे परमिशन दे वही यूज कर सके, वही खोल कर। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट हमारा कोई खोलने जाए तो उससे उसको क्या पूछा जाता है? पासवर्ड। अब पासवर्ड जिसके साथ हमने शेयर किया वही ओपन कर पाएगा, तो हो गया ही ना सिक्योरिटी। तो हमारा फाइल सिक्योर हुआ या नहीं? तो अगर हम अपने फाइल को सिक्योर करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? आगे बढ़े? फिर क्या लिखा गया? पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब, हाँ, पेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को चिपकाना, है ना। पेस्ट मतलब चिपकाना। अब सोचो मैंने कॉपी ये किया और जब मैं यहाँ पेस्ट करूँ तो हमसे ऑप्शन पूछे कि इसको मेमोरी कार्ड नहीं पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर दें क्या? कितना इंटरेस्टिंग होगा।
मैंने कॉपी किया था मेमोरी कार्ड को, और जब पेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या ऑप्शन दे रहा है, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉपी हमने कुछ और किया, पेस्ट करने जा रहे हैं तो मुझे कुछ अलग अलग ऑप्शन देकर दे रहा है इसे। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अब मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव में तो नहीं करेगा, ये तो समझाने के लिए मैंने बोला था। एक्चुअल में अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया और आप चाहते हो कि उसको इमेज के रूप में पेस्ट करो, तो आप ऐसा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेस्ट। तो पेस्ट स्पेशल कहने का मतलब हुआ कि पेस्ट विथ डिफरेंट ऑप्शन, पेस्ट विथ डिफरेंट ऑप्शन। और नॉर्मल पेस्ट हुआ मतलब जो आपने कट या कॉपी किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से उसको पेस्ट करो। और पेस्ट स्पेशल मतलब हमें पहले प्रॉम्प्ट करो, हमसे पूछो कि हम इसे किस फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में अंतर है। अब अगर मान लो इस बॉटल को कोई उठाया और यहाँ रख दिया, तो ये पेस्ट है कि पेस्ट स्पेशल? पेस्ट है। लेकिन इस बॉटल को उठाया, हमसे पूछा कहाँ रखना है, तो क्या हुआ, पेस्ट स्पेशल। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या है, ये तो वाकई बहुत ही मैजिकल का वर्क करता है फॉर्मेट पेंटर। मान लो शिवम का जो है शर्ट का कलर बहुत बढ़िया है। अब अगर चाहते कि मेरे टी शर्ट का भी कलर वही हो जाए, तो मैंने इसके शर्ट को जस्ट क्या किया, टच किया और मेरा टी शर्ट का भी कलर वैसा ही हो गया। क्या बढ़िया रहेगा। तो ये काम हम जरा समझते हैं MS वर्ड के हिसाब से। तो हमने एक फॉर्मेटिंग पूरा तैयार किया, और उस फॉर्मेटिंग को तैयार करने में मुझे 10-15 स्टेप्स फॉलो करने पड़े। मतलब एक टेक्स्ट या एक इमेज की फॉर्मेटिंग में मुझे 10 स्टेप्स फॉलो करने पड़े हैं। अब दूसरा कोई टेक्स्ट हमने लिया, मुझे अब नहीं लगता कि 10 स्टेप्स फिर से हम परफॉर्म करें। बस अब जो पहले वाला मेरा फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करें, तो दूसरा जो अनफॉर्मेटेड है, जो अभी तक फॉर्मेट नहीं हुआ है, वो अपने आप पहले जैसा हो जाए। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये पॉइंट समझ में आया? पक्का? क्या एक्सप्लेन सर बोलने को सर समझ में आ रही है, मैं समझा नहीं पा रही। समझाना नहीं है, बताना है। समझ हम लोग खुद जाएंगे। जैसे आप कोई भी फॉर्मेट पहले रेडी कर लेते हो और उसमें जितना भी स्टेप लगता है, तो आप उसी फॉर्मेट में किसी और डॉक्यूमेंट को करना है, तो इसके लिए आप स्टेप फॉलो नहीं करोगे। अच्छा चलो खुशी बताएगी। क्या समझी बच्चा, बताओ। फॉर्मेट पेंटर के बारे में तुम क्या समझी? एक एग्जांपल अपने हिसाब से तुम लेकर सोचो जल्दी। कोई एग्जांपल नहीं आ रहा दिमाग में? सर सुबह बताया। अच्छा हाँ से जैसे सर ने अभी बताया कि शर्ट वाला एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल मुझे सर का लैपटॉप बहुत अच्छा लगा है। नहीं, एग्जाम्पल दूसरा दीजिएगा। सर ने एग्जाम्पल बोला तो एग्जाम्पल दे रहा तो सेम एग्जाम्पल सर, तो वो बता चुके ना। तो उसी अच्छा दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा लैपटॉप वाला बोल रहे थे तो पूरा बीच में इंटरप्ट मत करो, बोल रहे हैं। कहा तो सर ने हाँ लैपटॉप। हाँ लैपटॉप के साथ जस्ट जैसे आपके डेस्कटॉप पे कुछ फॉन्ट है ऐसा, और मेरे को भी जस्ट वैसे ही बनाना है, तो मैं आपके लैपटॉप पे जाऊँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा और फॉन्ट पेंटर से यूज़ करूँगा। फॉर्मेट पेंटर। हाँ फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा और फिर उसको सेम कॉपी। अपने आप कॉपी हो जाएगा। हाँ बस बेसिकली ये आप करते हो किसी को मिमिक करने के लिए, वो ऐसा ही बनाने के लिए, है ना। फॉर्मेट तैयार किया है तो अब जैसे कि मेरा इस लैपटॉप का मान लो कि स्टाइलिंग अलग है, फॉर्मेटिंग अलग है, और उसके लैपटॉप में कुछ स्टिकर और कुछ ये लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे में भी वैसा लग जाए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। मेरे को वो सारे स्टेप नहीं फॉलो करने। अब सारे स्टेप नहीं, मुझे वो खरीदना भी नहीं पड़ेगा, नहीं करना। न चिपकाना पड़ेगा। बस उसके लैपटॉप को हम पहले क्या करेंगे,
और उसके बाद इसको टच कर देंगे तो मेरा लैपटॉप भी एग्जैक्टली उसके जैसा होगा। एक ऑब्जेक्ट की सारी फॉर्मेटिंग दूसरे पे अप्लाई कर, सीधी सी बात, एक ऑब्जेक्ट की सारी फॉर्मेटिंग दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर। इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? फॉर्मेट पेंटर। अब वो चश्मे को लेकर के एग्जांपल दो, घड़ी को लेकर के दो, लैपटॉप को लेके दो, टी शर्ट को लेके दो, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, चाहे हेयर स्टाइल को लेके दो। चाहे हेयर स्टाइल को लेके दो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉर्मेट पेंटर समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो क्या है? फॉन्ट। अब फॉन्ट का क्या यूज है? अगर हम लैंग्वेज, जैसे अभी हमने क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। मुझे अगर हिंदी में लिखना हो या उर्दू में लिखना हो तो हम संस्कृत में लिखना हो तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉन्ट का। अगर मुझे लिखा हुआ इसका साइज बड़ा करना है, मुझे इसकी स्टाइल अलग करनी है, लाइक इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये सारा काम, कलर चेंज करना है, ये सारा काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? और हमने लिखा भी वही है शायद, नहीं? तो समझ में आया फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट के बाद क्या है? बुलेट एंड नंबरिंग। बेसिकली बुलेट एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है दो तरह के लिस्ट को बनाने के लिए, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। दोनों में अंतर समझते हैं क्या? नहीं समझते? अगर मैं यहाँ, आप जितने लोग हो उनका एक लिस्ट बनाते हैं। क्यों लिस्ट बनाते हैं? तो चलो अभी हम लोग कोई पार्टी करेंगे, समोसा पार्टी करते हैं, तो यहाँ एक लिस्ट प्रिपेयर हुआ, लेकिन इस लिस्ट में किसका नाम पहले लिखा है? ऐसा नहीं कि जिसका नाम पहले लिखा उसको 2 के बदले 4 समोसे मिलेंगे, नहीं। नाम पहले आया या बाद में आया, सबका वैल्यू क्या है? इक्वल ही है। तो क्या बोलेंगे इसको? अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई प्रायोरिटी नहीं होता है ऑर्डरिंग के हिसाब से, कि हमने ऊपर लिख दिया तो इसकी प्रायोरिटी अधिक हो गई, नीचे लिख दिया तो इसकी प्रायोरिटी अलग हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो अगर समोसा पार्टी के लिए लिस्ट अगर अभी प्रिपेयर हो रहा है तो यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हो सबकी प्रायोरिटी सेम है, मतलब सबको 2-2 समोसे ही मिलेंगे। हाँ? हाँ, मिलेंगे। तो इसके लिए जो लिस्ट बनेगा आप लोगों का, वो किस तरह का लिस्ट होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। पक्का ना? अब जरा मान लिया जाए कि ये तो हो गई बात इसके लिए। अब जरा एक ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल ले। सेम इसी में गर्ल्स को एक कम मिलेगा, बॉयज को ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है, पहले ही बोल दी, ऐसा नहीं। ठीक। अब ऑर्डर लिस्ट कहने का मतलब जिसमें कि प्रायोरिटी होता है, अगर पहले पॉइंट पे, मतलब जिसमें रैंक मैटर करता है। अब जैसे बोला जाए कि मुझे बताओ जैसे रैंक वाइज, हाँ, कि इस क्लास में रैंक वाइज स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है या जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको 1 पे, उससे जो थोड़ा कम है उसको 2 पे, या चलो अगर मान लो इसके हिसाब से लेके चलते हैं, रोल नंबर के हिसाब से या रेगुलरिटी के हिसाब से, कि सबसे ज़्यादा रेगुलर कौन रहा है, सबसे ज़्यादा एब्सेंट कौन रहा है, उसके हिसाब से एक रैंक बनानी है। अब यहाँ ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं? ये एडमिशन के डेट वाइज मुझे ऑर्डर में लिखना है, तो ये ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा? तो जहाँ ऑर्डर मैटर करता है कि 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन, तो उसे बोलेंगे क्या? ऑर्डर लिस्ट। और जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, रैंकिंग कुछ नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसे मान लो ये जो मैंने बनाया है ABCD, ये क्या है? अनऑर्डर है, ऑर्डर लिस्ट है, मैटर करता है। अगर ये अनऑर्डर लिस्ट होता तो पता कैसे होता है? देखो ऐसा होता है, एक देखें हम लोग सिंपल अनऑर्डर लिस्ट ऐसे बनाना, हमने लिखा इक्वल टू दिस। अब बताओ कोई मैटर करता है? ABC XYZ KBC। अब बताओ इसमें कोई ऑर्डर है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है? तो क्या बोलेंगे इसको? अनऑर्डर लिस्ट। अब समझ में आया? तो बुलेट एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है 2 तरह के लिस्ट बनाने के लिए। कौन कौन? ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद फिर क्या है?
सर सिंपली हम बोल सकते हैं कि बुलेट अनऑर्डर के लिए और नंबरिंग ऑर्डर के लिए। बहुत बढ़िया, ये तो तुम एक और स्टेप आगे बढ़े। बुलेट किसके लिए यूज करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और नंबरिंग का यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट पर। अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को सजाना या लगाना, एडजस्ट करना। तो अभी अगर देखा जाए तो आप तरीके से देखो कि पेज में जो कुछ भी मैंने लिखा है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। लेफ्ट टू राइट, हम चाहते हैं राइट टू लेफ्ट फ्लो करें। तो इसके लिए हम क्या चेंज करेंगे? इसका अलाइनमेंट। जैसे उर्दू लिखते हो, आता है लिखना? तो उर्दू में क्या होता है? डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। तो उसका अलाइनमेंट क्या बोलेंगे? राइट। लेकिन अगर हम लोग देवनागरी यूज कर रहे हैं, क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। तो उसका अलाइनमेंट क्या माना जाएगा? लेफ्ट टू राइट। तो बेसिकली यहाँ अलाइनमेंट क्या होता है? 4 होता है। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों तरफ से इक्वल। अभी ये जो लिखी है इसमें देखना कि लेफ्ट साइड से सारे लाइन इक्वल हैं, राइट साइड से अनइक्वल है। तो इसका अलाइनमेंट क्या हो? लेफ्ट राइट। अच्छा, अब बताओ, अब क्या बोलेंगे हम कि लेफ्ट साइड से अनइक्वल है, राइट साइड से क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा अलाइनमेंट है? राइट अलाइनमेंट है। और अगर दोनों तरफ से लेंथ इक्वल होता तो क्या बोलते हैं? कि जस्टिफाई। सेंटर। पोएम देखी हो? पोएम लिखा हुआ तो पोएम में नहीं देखती हो कि सेंटर का लाइन इक्वल हो, बाकी लेफ्ट राइट में बड़ा या छोटा हो सकता है। तो कौन सा अलाइनमेंट है? जस्टिफाई। ये सेंटर है। तो टोटल अलाइनमेंट कितना हो गया? 4। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अभी जैसे देखना, कंट्रोल ए कर देते हैं और कंट्रोल ई करते हैं। देखो ये कौन सा अलाइनमेंट हो गया? सेंटर। अब देखना कौन सा हो गया? अब देखना कौन सा हो गया? अब देखना क्या हो गया? जस्टिफाई। जस्टिफाई। नहीं समझ में आया? अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, हो जाता है। अभी इसका अलाइनमेंट क्या है? अभी इसका जस्टिफाई नहीं है बच्चा, अभी लेफ्ट है। लेफ्ट से बराबर, राइट में तो बड़ा छोटा दोनों है। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ई करते हैं, अब क्या हो गया? सेंटर हो गया। कंट्रोल आर करते हैं, क्या हो गया? कंट्रोल जे करते हैं, अब जस्टिफाई का मतलब समझ में आया? तो अभी लैब थोड़ी दिखा रहे हैं, बस मतलब समझो। सबका लैब अभी देखेंगे अलग अलग कंडीशंस में। अब बताओ इसके बाद क्या था? क्या था? हाँ, लाइन स्पेसिंग। अच्छा, लाइन स्पेसिंग का मतलब समझ में आता है? 2 लाइन के बीच गैप कम या ज़्यादा करना। अभी जैसे इन 2 लाइन के बीच गैप मुझे ज़्यादा रखना है तो क्या कर सकते हैं हम? लाइन स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखा दें या समझ में आ रहा है? बाद में बढ़त बताएंगे हम, जब लैब बताएंगे। बाद में करते हैं लैब जब करवाएंगे। तो अभी मतलब समझ में आ रहा है? 2 लाइन के बीच में गैप, जैसे देखो इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ कोई गैप नहीं रखी है इस पैरा तक, फिर यहाँ गैप रखी है। ये क्या है? ये लाइन स्पेसिंग। सारा एग्जाम्पल तो इसी की कॉपी है। लाइन स्पेसिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टाइल। जैसे किसी को मुझे हेडिंग बनाना है, किसी को टाइटल बनाना है, किसी को पैराग्राफ बनाना है, तो कुछ पहले से प्रीडिफाइंड स्टाइल होता है। हेडिंग के लिए अलग, सब हेडिंग के लिए अलग, टाइटल के लिए अलग, पैराग्राफ के लिए अलग। तो अगर हम चाहते हैं कि बस क्लिक करें तो टाइटल में कन्वर्ट हो जाए, क्लिक करें हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाए, क्लिक करें हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? फिर क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक रिज्यूमे पड़ा हुआ है, मान लो ये इसका अभी मान लो कि चल रहा है समर वेकेशन। अब इसने 2 महीने का इंटर्नशिप दिखाई कि हमने 2 महीने में ये स्किल सीखा। अब इंटर्नशिप के लिए लेटर हमने इसको इशू करके दिया। अब इसकी कोई फ्रेंड है, वो मान लो कि घर पे बैठी रह गई 2-3 महीने, कुछ नहीं की। अब वो क्या चाहेगी कि बस इसी वाला नाम बदल के चिपका दे
किया है ना? हाँ, इसीलिए तुम्ही पे एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का। और जनरली इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बाकी टाइम में तो पढ़ना है नहीं। एग्ज़ाम के कुछ समय पहले उनको याद आता है कि अब हमें एक रात पहले पढ़ लेकिन हाँ, सोचना यही होता है कि अगर वो वाकई उसी इंटेंस के साथ पढ़ जाए तब तो सारा इंजीनियर भारत में ही पैदा हो। घंटा तो अब इसके बाद बात करें हम लोग, तो कॉपी पेस्ट, ये क्या बोलते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब समझ में आया? यस सर। किसी टेक्स्ट को सर्च करो और उसको किसी दूसरे टेक्स्ट में क्या कर दो। तो इसका रियल टाइम यूज समझ में आ रहा है? मान लो ट्विंस है, दोनों एक साथ पढ़ रही है या पढ़ रहा है, दोनों का माता पिता का नाम भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, मान लो फोन, हाँ नाम अलग अलग है, तो क्या करेगा? एक बना हुआ डॉक्यूमेंट है, बस नाम सर्च करेगी या करेगा और बदल देगा, बाकी तो सब हूबहू ही रहना है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? फाइंड एंड रिप्लेस। कहीं से कुछ उठाए कंटेंट, अरे यहाँ चिपका दिया, अब नाम सिर्फ अपना लगा देना है उसमें, तो क्या लगाएंगे हम? फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ज़्यादा करेंगे जब हम लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो कहीं से कुछ फाइंड एंड रिप्लेस के बाद फिर क्या है? देखो, अगर हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट को रखने की बात होती है, तो एक लार्ज डेटा सेट को हम लोग रखते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में जब हम एक बड़े डेटा सेट को रखते हैं तो वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, पढ़ना, सर्च करना बड़ा ही क्या होता है? ईजी होता है। तो अगर हमें एमएस वर्ड के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को रखने हैं तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? टेबल के बाद फिर क्या है? हम जितने भी तरह का डिज़ाइन, जैसे कल लोगो बनाने की बात चल रही थी, तो जो भी हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे, लोगो बनाना, बुक का कवर बनाना, लेटर पैड बनाना, लेटर पैड सुना होगा ना, सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, लोगो आईडी कार्ड डिज़ाइन करना, हैंडबिल डिज़ाइन करना, ये जितने भी डिज़ाइनिंग का काम होता है वो सब हम किसकी मदद से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ शेप। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके बाद फिर क्या है? अगर मान लो हमारे पास कुछ पिक्चर पड़ा हुआ है, तो उस पिक्चर को अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? पिक्चर के। इसके बाद फिर क्या है? लिंक का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या? कनेक्शन, है ना? बोलता है ना, मेरा बड़ा ऊपर तक लिंक है, मतलब कनेक्शन। लिंक का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो आवाज़ कहाँ तक जानी है? हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ लिंक बनाया, अब जैसे मान लो कि मैं भी लिख रहा हूँ एमएस वर्ड के बारे में, अब मैं चाह रहा हूँ कि एमएस वर्ड के बारे में और डिटेल में कोई पढ़ना चाहता है, तो मैं यहाँ अपना यूट्यूब का लिंक दे दे रहा हूँ या अपने वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ। जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा या हमारे यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उन कंडीशंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लिंक का। या मान लो अभी मैं आप लोग को एमएस वर्ड पढ़ा रहा हूँ और आप लोग के लैपटॉप पे एमएस ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है, तो मैं एक लिंक दे देना चाह रहा हूँ कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो, एक सिंगल क्लिक करोगे आप पे डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आप समझ में आया? मतलब ये कि कोई एकदम लेमैन है, उसको बहुत नहीं आता है टेक्निकल काम करना, तो हम उसको एक बोल रहे हैं बस यहाँ छू दीजिएगा ना तो आपका ये सारा काम हो जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम में लिंक डालना, तो ये इस तरीके का काम हम किसके थ्रू करवाएंगे? हाइपर लिंक के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। देखो, टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कहीं भी लिखने के लिए। जैसे देखो, अभी अगर मैं चाहूँ कि यहाँ लिखूँ तो लिख पाऊंगा? नहीं। अभी चाहूँगा कि इस टेक्स्ट के ऊपर ही टेक्स्ट लिख दूँ, क्या लिख पाएंगे हम? नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम कहीं भी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। मतलब एक बॉक्स बना दो और उस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट हम रखेंगे। तो क्या इस्तेमाल होगा इसके लिए? हाँ, देखो वही शायद मैंने लिखा भी है। पूरे पेज में कहीं भी आप खास जगह पे लिखना चाहो लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल। और अगर चाहते हैं कि बॉक्स बना के लिखे लेकिन बाहर से बॉक्स जैसा कुछ दिखे नहीं तो भी कर सकते, उसका आउटलाइन हटा देंगे। अगर चाहें कि बॉक्स जैसा दिखे तो आउटलाइन रखेंगे।
हाँ खाली टेक्स्ट रहेगा। आगे बढ़े। अब देखो हेडर एंड फुटर है, इस पे भी कुछ कहानी हम लोग सुन लेते हैं। क्या कहानी है? अच्छा मान लो कि हमें एक कोटेशन, एक प्रपोजल देना है। एक बाहर की कंपनी है, वो एक बैंक का प्रोजेक्ट यहाँ लेके रखा है और 400 कंप्यूटर का एक मुझे नेटवर्क सेटअप करना है ना। अब इसके लिए वो हमसे क्या मांग रहा है कि आप एक प्रपोजल लेटर हमको लिख करके दो कि आप कैसे कैसे मेरा काम करेंगे, कैसे कैसे मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एंड ऑल। तो एक पेज में तो ये पूरी कहानी हम लिख के उसको दे नहीं सकते, तो मुझे 8-10 पेज में पूरी कहानी लिख के देनी पड़ेगी। अब जो 8-10 पेज में पूरी कहानी लिखेंगे, इसमें पेज के टॉप और पेज के बॉटम में सेम कंटेंट रहने वाला है। जैसे पेज के टॉप में क्या रहेगा, कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम। बॉटम में क्या रहेगा, कंपनी का जो मेन स्लोगन है, पंचलाइन है, वो रहेगा। उसके बाद पेज नंबर रहेगा। ये तो कंटेंट सारे पेजेस में रहने हैं ना। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि हर पेजेस में रहना है और हर पेज में हमको जाके लिखना ना पड़े, तो उसे हम किसके थ्रू डालेंगे? आप समझ में आया कि जो भी कॉमन कंटेंट है जो पेज के टॉप में और पेज के बॉटम में रखना है, मुझे दिखलाना है मुझे, उसको हम किस में डालेंगे? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, वर्ड आर्ट का यूज जानते हो आप लोग क्या है? आप कोई भी एक डिजाइनर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, अलग अलग तरह के डिजाइन में आप टेक्स्ट को लिखा हुआ देखे हो, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्ड आर्ट का। जैसे कोई मूवी वगैरह का कास्टिंग में देखते हो, अलग अलग तरीके से नाम लिखा हुआ आता है, जैसे हमने भी लिखा है। हाँ जैसे हमने भी लिखा है। तो अलग अलग स्टाइल में मुझे कुछ लिखना है। मैं लैब की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, बार बार रोक रहा हूँ अपने आप को, लेकिन ये समझ लो कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ से जा करके अलग अलग स्टाइल में आप टेक्स्ट को रख सकते हो। अब जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लें वर्ड आर्ट का, कि मुझे एक सर्कल में कंपनी का नाम लिखना है, तो ये हम नॉर्मल टेक्स्ट से नहीं लिख सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वर्ड आर्ट कुछ 1 मिनट का काम है, 1 मिनट के अंदर आप इस काम को कर रहे। किसकी मदद से? वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन में लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट के बाद फिर क्या था? अब सिंबल का भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा। मान लो मुझे फ़ोन का सिंबल देना है, मोबाइल का सिंबल देना है, ईमेल का सिंबल देना है। जब हम कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। तो जहाँ मुझे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है, वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात, सिंबल क्यों यूज करेंगे? तो एक मोटा सा जवाब ये देना कि जिस कैरेक्टर को, जिस लेटर को हम डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, उसको हम किसके थ्रू बुलाएंगे? सिंबल के थ्रू बुलाएंगे। सिंबल के साथ साथ वर्ड में एक और होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। इक्वेशन का यूज करेंगे हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना हो तो। अब जैसे क्वेश्चन पेपर देखते होगे ना, तो क्वेश्चन पेपर भी तो कोई बनाता होगा ना, कि नहीं बनाता होगा? कहाँ बनाएगा? MS वर्ड में या पेज मेकर में या कोरेल ड्रॉ में। ये कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसमें कि सारा क्वेश्चन पेपर सेट होता है। अब अगर मान लो MS वर्ड में हमें क्वेश्चन पेपर सेट करना है, किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंबल एंड इक्वेशन का। बना के भी दिखाएंगे। अरे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है क्वेश्चन पेपर कौन सा लिखना? संस्कृत का और फिर तुम्हारा मैथ का। और सबसे आसान होता है इंग्लिश का लिखना, क्योंकि कंप्यूटर बोलेगा ये तो मेरा मदर टंग नहीं। इंग्लिश क्या है कंप्यूटर के लिए? अच्छा चलो, सिंबल के बाद फिर क्या है? पेज सेटअप। अच्छा, पेज सेटअप, ये वर्ड सुन करके क्या आपके माइंड में इमेज ड्रॉ हुआ? पेज सेटअप कहने का मतलब ये पेज अभी लंबा ज्यादा है कि चौड़ा ज्यादा है? तो इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट। क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट। अब क्या हो गया? पेज लंबा ज्यादा कि चौड़ा ज्यादा? लंबा ज्यादा या चौड़ा? चौड़ा ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। तो पेज को लंबा रखना है ज्यादा कि चौड़ा रखना है? पेज में मार्जिन इतना रहना चाहिए कि इतना रहना चाहिए? लेफ्ट से इतना कि राइट से इतना, है ना? अच्छा, ये जो है ये पोजीशन कहलाता है गटर पोजीशन।
जब दो पेज को जोड़ते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो जहां से ज्वाइंट करते हैं इसको क्या कहते हैं? गटर पोजीशन, है ना। तो एक गटर पोजीशन का, वो गटर मत समझो, इस गटर पोजीशन के लिए भी सेटिंग कहाँ से करेंगे हम? पेज सेटअप। कहाँ से होगा? तो पेज सेटअप कहने का मतलब पेज का साइज क्या होगा, पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। तो पेज का साइज क्या होगा, पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज का मार्जिन क्या होगा, पेज का गटर पोजीशन क्या होगा, ये सारी बातें हम किसके थ्रू तय करेंगे? याद रहेगा? तो इम्पोर्टेंट काम है या नहीं? अब नेक्स्ट पेज बैकग्राउंड। अच्छा, कई बार देखे होंगे कि कोई लेटर पैड है तो उसमें कंपनी का लोगो वाटरमार्क के रूप में डाला गया, मतलब बड़ा ध्यान से देखने पे दिखता है, देखे हो इस तरीके से। तो वाटरमार्क इफेक्ट डालना, कि कोई अगर बुक देखते होगे तो देखते होगे ध्यान से बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, तो इस तरह का अगर कोई इफेक्ट डालना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज बैकग्राउंड का। इसके बाद फिर हमने शुरू में बोला था MS वर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? ये तो किसी जादू से कम नहीं है। अब कैसे, जरा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप सभी लोग, आज तो आबादी कम लग रही है थोड़ी, मान लो आप लोग 15 लोग हो या 20 लोग का एक ग्रुप है आप लोग का, सभी लोगों का एक साथ कोर्स कंप्लीट हुआ, तो आफ्टर कोर्स कंप्लीशन मुझे क्या करना है? आप सभी लोग को सर्टिफिकेट इशू करना है। अब जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो सर्टिफिकेट अलग अलग फॉर्मेट में होगा या फॉर्मेट सर्टिफिकेट का एक ही होगा? कॉमन फॉर्मेट होगा। तो हमने एक फॉर्मेट तैयार किया सर्टिफिकेट का, और उसके बाद यहाँ जितने भी आप लोग हो, मान लो आप लोग 20 हो, तो 20 का हमने क्या लिया? डिटेल लिया, लाइक नेम, फादर्स नेम, कोर्स नेम, सेशन, ग्रेड, है ना, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यूज, ये हमने आप लोग का अलग अलग एंट्री कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि एक हमने लिस्ट बनाया आप सभी लोगों का जिसमें आपका सारा डिटेल है, और एक हमने क्या तैयार किया? सर्टिफिकेट तैयार किया। सर्टिफिकेट अभी क्या है? ब्लैंक है। क्या है अभी? खाली है, ब्लैंक है, बस उसमें फॉर्मेट तैयार हुआ। और एक फाइल में आपका क्या है? पूरा 20 स्टूडेंट का पूरा डेटा है, पूरा डिटेल है। डिटेल कहने का मतलब नाम, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यूज, ये सारा कुछ। अब इन दोनों को हम बीच में क्या कर रहे हैं? प्लस। क्या कर रहे हैं? प्लस। किसको? सर्टिफिकेट प्लस डेटा, है ना, सर्टिफिकेट प्लस डेटा। अब मान लो यहाँ डेटा कितने स्टूडेंट का है? 20 का है, और जैसे ही दोनों को हम मर्ज करेंगे तो क्या करेगा? 20 अलग अलग सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा विद डिफरेंट डिटेल्स। तो ये मैजिक से कम है। ये काम किसका है? मेल मर्ज का। याद रहेगा? अब मान लो आप सभी लोग को मुझे आईडी कार्ड इशू करना है, तो आईडी कार्ड का डिजाइन तो एक हम बनाएंगे और डिटेल आप लोग का डाल देंगे, और डिटेल को आईडी कार्ड के फॉर्मेट के साथ जैसे ही मर्ज करेंगे तो कितना आईडी कार्ड प्रिंट होकर के आ जाएगा मेरे सामने? जितना हमने एंट्री करके रखा है स्टूडेंट का उतने का। तो इस तरीके का जो काम होता है हम किसके जरिए करेंगे? याद रहेगा? अब हम लोग देखते हैं किसको। अब मैक्रो भी किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि मैक्रो आपको ये फैसिलिटेट करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लो और उसे किसी की में असाइन कर दो, और जैसे ही उस शॉर्टकट की को आप प्रेस करोगे तो सारा स्टेप्स अपने आप परफॉर्म हो जाएगा, अपने आप प्ले हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो फिर से देखते हैं। अच्छा सोचो, कुकिंग करते हो आप लोग? यस सर। नहीं करते? करते हैं सर। चलो मान लो शिवम करता है, ऑलराउंडर है, कुकिंग भी कर लेता है, अच्छा कुकिंग करता है। कुकिंग करने में ऑन एंड एवरेज कितना टाइम लगेगा? मान लो एक वक्त का अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो आधा घंटा 40 मिनट। आधा घंटा 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर ये तो पूछ लीजिए। अच्छा मान लो लोगों के हिसाब से भी टाइम बढ़ जाएगा नहीं? 6 लोगों का खाना 40 मिनट में बना देते हैं। अच्छा बताओ कि 2 लोग के लिए बनाने में जितना लगेगा 4 लोग के लिए ज्यादा लगेगा? बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन लगेगा ज़्यादा।
इसके लिए पाँच है तो पाँच अच्छा मान लो 5 लोग के लिए बनाना है तो कितना टाइम लगेगा? बनाना क्या है ये तो पता होना चाहिए पहले। जरूरी। अगला क्वेश्चन ये भी है। सर आप 2 बार कुकिंग और समोसे को बात करके प्लीज कुछ और भी चाहते दीजिए। नहीं सर, कुछ भी बनाना 40 मिनट ऑन एवरेज या 1 घंटा बस। 1 आवर नहीं चलता। अच्छा चलो 1 घंटे पर, तो 1 घंटे का काम अगर मान लो 1 मिनट में हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। बढ़िया रहेगा ना? हाँ। सर ये गलत एग्जाम्पल है सर, 1 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। अरे जस्ट इमेजिन कि हो रहा है। बनेगा। Imagine करने वाला person है। देखो होना क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो, और उस रिकॉर्ड किए गए काम को नेक्स्ट टाइम क्या कर दो, आप सिर्फ प्ले कर दो। तो जब प्ले करोगे तो आपको टाइम कितना लगेगा? कुछ मिली सेकेंड्स का। देखो खाना तो नहीं बनेगा, रियल टाइम तो अलग बात है, हम यहाँ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में समझो कि अगर मान लो कि आपको क्या करना है, समझना इस बात को कि मुझे पेज सेटअप भी करना है। चलो खाने से उठ करके आते हैं, पेज सेटअप करना है। पैराग्राफ पेज सेटअप करने में मान लो मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, राइट? पैराग्राफ सेटिंग करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे हैं। फिर मुझे पेज बॉर्डर कलर वगैरह करने में 1.5 से 2 मिनट लग रहे हैं। फिर फॉन्ट वगैरह चेंज करने में ही 3-4 मिनट लग गया। ये सारा कुछ काम करते करते मुझे 10-15 मिनट में हमने 30-40 अलग स्टेप्स को परफॉर्म किए। अब अगर वही 30-40 स्टेप्स मुझे फिर दूसरे डॉक्यूमेंट पे परफॉर्म करना है तो फिर से मुझे उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है, बस एक की प्रेस करेंगे, वो सारा स्टेप्स उस पे अप्लाई हो जाएगा। ये पावर है किसका? मैक्रो। मतलब जो रिपीटेड टास्क है, जो बार बार टास्क आपको दोहराना है, उसको आप क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्ले कर लो। आपके लिए आसान नहीं हो जाएगा? अब मान लो आप कोई नई चीजों को आप कैसे बोल रहे हो? रिकॉर्ड कर दीजिए। क्यों बोल रहे हो? ये भी मैक्रो का ही एग्जांपल है, क्योंकि हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके लिए अगली बार क्या होने वाला है? इजी होने वाला है। तो अब समझ में आया? चलो तो मैक्रो के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। जानते भी होगे शायद। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? आप बुक देखे हो ना, बुक के फर्स्ट पेज पे क्या रहता है कि कौन सा चैप्टर, हाँ, किस पेज नंबर से स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ बनाना चाहो इससे बनाओगे। अच्छा एक बात और, मान लो हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मुझे एट लास्ट लगता है कि मुझे इसमें चेक करना है कोई हमने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करा, कोई ग्रामेटिकल हमने तो मिस्टेक नहीं किया। तो इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए एमएस वर्ड के पास क्या होता है? एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इससे ये क्या किया जा सकता है? चेक किया जा सकता है, और हमें ये सजेस्ट भी करेगा कि हमने क्या गलती किया है। आगे बढ़े। फिर क्या है? कमेंट। अब कमेंट का यूज किस लिए किया जाता है? अगर मान लो कि कुछ कंटेंट मुझे दिखाना है लेकिन हमेशा नहीं दिखाना है, जब जरूरत पड़े तो दिखाओ, नहीं तो इसको क्या करके रखो? छुपा करके रखो। तो उन केसेस में किसका इस्तेमाल करेंगे आप? कमेंट। मतलब अपने पेज के अंदर मुझे वैसा कंटेंट लिखना है जिसे कि हमेशा शो नहीं करना है। जब मैं चाहूं या जब उस पर कर्सर ले जाऊं, होवर करूं तो दिखाई दे, नहीं तो वो छुप करके रहे। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कमेंट का। तो ये पूरी कहानी है किसकी? एमएस वर्ड की, एक इंट्रोडक्शन का बस। अब हम लोग का पहला लैब कल शुरू होगा और हम स्टार्ट करेंगे यहीं से कि ये क्या है, ऊपर में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें ये सारे ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें। मतलब कल हमारा फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट लैब होगा एमएस। बिल्कुल।